हेलो बच्चों। मैं प्रदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं आपको बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ाने वाला हूँ, उसको डिस्कस करने वाले हैं हम। और ये जो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे या जिस विषय में मैं बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वो हमारे बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बायोलॉजी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ या जिसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उसमें है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो वो हमारे पास में मानव शरीर विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान, या मैं सीधी भाषा में कहूं तो ये हमारे पास में है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ये अपने पास में एक लंबी चौड़ी यूनिट होने वाली है। मैंने कहा कि बायोलॉजी में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो यूनिट हमारे पास में है और जिसका नाम है मानव शरीर विज्ञान, या मैं कहूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ये जो यूनिट जो है ना, इस यूनिट में ले देकर के अपने पास में 5 या 6 चैप्टर बैठने वाले हैं। और जो पांचों जो चैप्टर जो अपने पास में आएंगे, ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और मैं इन चैप्टर्स की बात करूं या मैं इनके इम्पोर्टेंस की बात करूं तो समझेंगे। ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान जो है, ये कहाँ कहाँ पे पूछा जाना है, यानी कि इसका महत्व कौन कौन से एग्जाम्स में है। अगर इसमें बात करूं मैं तो ऊपर से नीचे आ जाइए आप। हम ऊपर से अगर नीचे चल के आए तो मैंने कहा, अगर आरपीएससी की बात की जाए तो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम है टीचर के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम है। आरपीएससी के जो अदर एग्ज़ाम हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, जिनमें बेसिकली जो बायोलॉजी के लेवल, बायोलॉजी के बेस पे पूछा जाता है, तो ये वहाँ भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा बात की जाए तो ये जो यूनिट जो है यहाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ इस एग्जाम में तो ये यूनिट है पूछी जानी है और बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। मैंने कहा कि 5 या 6 चैप्टर इसमें शामिल होंगे और अपने आप में एक डिटेल्ड चीज़ें पढ़ी जाती है इसमें। और वो जो सामग्री जो पढ़ी जानी है, मैंने कहा वो नीट के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होनी है। इसके अलावा मैं बात करूं अदर एग्जाम्स की, तो इसके अलावा जो अदर एग्जाम में, तो अभी हमारे पास में अगला जो, जैसे कि एक एग्जाम है जैसे कि जेट का एग्जाम है, यहाँ भी पूछा जाना है। मैं कहूँ कि बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है, ये यूनिट यहाँ भी पूछी जानी है। और मैं अगर बात करूँ लैब असिस्टेंट की, तो ये यूनिट यहाँ भी पूछी जानी है। और इस यूनिट में इन जितने भी एग्ज़ाम है, मैंने कहा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नीट जेट है, बीएससी नर्सिंग है या लैब असिस्टेंट है, इन सभी एग्जाम्स में ये यूनिट का सिलेबस है सेम है। कोई एक दो टॉपिक भी ऊपर नीचे नहीं किया गया, लगभग सेम टॉपिक है सभी सभी जगह। तो मैं इस यूनिट को डिस्कस करने वाला हूँ, मानव शरीर विज्ञान या ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान या ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये जो यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे या मैं वाला हूँ, तो मैंने कहा इन एग्जाम्स की दृष्टि से मैं इस यूनिट को डिस्कस करने वाला हूँ। डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चैप्टर करके ना। बात की जाए कि इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये टॉपिक्स को शामिल किया गया है। तो अगर इस यूनिट में टॉपिक्स की बात की जाए तो अपने पास में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब, वो होगा श्वसन एवं गैसों का विनिमय। श्वसन एवं गैसों का विनिमय, सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। यानी कि जीवों के लिए जो श्वसन जो तंत्र है, हम उसकी बात करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास में जो है वो है शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण। दूसरा जो यूनिट हमारे पास में है वो है शरीर द्रव एवं परिसंचरण।
इस वाले की बात की जाए तो मैंने कहा कि इसमें हम पढ़ेंगे रक्त होगा, इसमें हम लसिका की चर्चा करेंगे, और इसमें बात की जाए तो हम इसमें पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। अगली बात की जाए नंबर 3 पे, अगला जो है वो अपने पास में है, जो टॉपिक रहेगा, सॉरी, वो रहेगा उत्सर्जी उत्पाद, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, एवं उनका निष्कासन। और बात की जाए तो ये अपने पास में इसको हम पढ़ेंगे किसके रूप में बेटा, इसमें पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के रूप में। फिर आता अपने पास में गमन एवं संचालन। क्या पढ़ेंगे बेटा, गमन एवं संचालन, यानी कि इसमें हम को पढ़ना है, वो पढ़ना है पेशी कोशिका इससे संबंधी संरचनाएं, मोटी मोटी बात कर ले तो। उसके बाद में आता अपने पास में वो है तंत्रिकीय नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि इसमें अपन पढ़ेंगे कि शरीर का नियंत्रण करेंगे, किसके माध्यम से, शरीर का नियंत्रण किया जाएगा या उसका समन्वय किया जाएगा, मीन शरीर की कंट्रोलिंग और उसका समन्वय, उसका कोऑर्डिनेशन, मीन उसका बैलेंस जो है, ये अपन पढ़ेंगे वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ बात की जाए तो हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो अपने पास क्या रहेगा बेटा, तंत्रिका तंत्र रहेगा। और जो लास्ट अपने पास में आता है वो आता है रासायनिक समन्वय, वो आता है अपने पास में रासायनिक समन्वय एवं एवं एकीकरण। इस वाले में पढ़ेंगे अपन रासायनिक जो पदार्थ हैं, उन रासायनिक पदार्थों को पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी में जो समन्वय में काम आते हैं। तो यानी कि यहाँ जो समन्वय जो किया जाएगा वो तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से, और यहाँ जो समन्वय जो किया जाएगा वो रासायनिक पदार्थों के माध्यम से, यानी कि सीधी भाषा में बात करूं तो यहाँ हम पढ़ेंगे मानव शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन, और साथ में एकीकरण, यानी कि मानव शरीर जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जितने जो अंग हैं, जितने ऑर्गन हैं, जितने जो भाग हैं, वो एक साथ मिलकर के काम कैसे करते हैं। भाई ये पूरा शरीर है, हमारे शरीर में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतने सारे जो सेल्स हैं, ऊतक हैं, तो वो ऊतक हैं, अंग हैं, आपस में मिलकर के कोऑर्डिनेट तरीके से काम कैसे करते हैं, समन्वित तरीके से काम कैसे करते हैं, तो वो वाली चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो मैंने कहा इस वाली यूनिट में, जिस यूनिट को हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने कहा कि जिस यूनिट को हम पढ़ रहे हैं यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो अपने को पढ़ने हैं, जो लेसन के रूप में पढ़ने हैं, श्वसन एवं गैसों का विनिमय पढ़ना है, शरीर द्रव और परिसंचरण, यानी इसमें रक्त परिसंचरण पढ़ेंगे, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, कि कौन कौन से शरीर में उत्पाद हैं जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं, मीन जिनको शरीर से बाहर उत्सर्जित करने की आवश्यकता होती है, तो उत्सर्जी उत्पाद और उनका निष्कासन कैसे करेंगे, गमन और संचालन कैसे होगा, यानी कि पेशियों के द्वारा शरीर का नियंत्रण कैसे होना है, यहाँ तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रण होगा, और यहाँ शरीर का नियंत्रण जो है या समन्वय जो है वो हार्मोन्स की मदद से करते हैं। तो ये जो अपने पास में जो टॉपिक है, इन सब टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ने वाले, एक एक को हम लेके चलने वाले। और मैं वापस एक बार रिवाइज करवा दूं, मैंने कहा भाई अगर हम पढ़ रहे हैं ना इस टॉपिक को, ये जो यूनिट जो पढ़ रहे हैं, तो इस यूनिट का एक एक टॉपिक हमारे लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड जो टीचर के एग्जाम उसके लिए, नीट के एग्जाम के लिए मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद में जेट है, बीएससी नर्सिंग है, लैब असिस्टेंट है, इन सब एग्जाम्स में टॉपिक है डिटेल्ड पूछा गया है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इसको पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, आते हैं मजा आएगा पढ़ने, करते हैं आगे बढ़ते, देखो चलिए। तो ये तो था हमारे पास में इस यूनिट को लेकर के इंट्रोडक्शन। अब हम इसका जो टॉपिक जो है हम उनको सीक्वेंस में शुरू करेंगे, एक एक करके ना, सीक्वेंस वाइज एक एक को हम खत्म करते आ जाएंगे, समाप्त करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। तो हम आज जो हम इस यूनिट को लेकर के जो पहला जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं या जो लेसन शुरू कर रहे हैं वो हमारा होगा श्वसन का विनिमय। तो इसको पढ़ेंगे अपन डिटेल में, चलो चलते हैं। तो यानी कि हमें जो पढ़ना है, मैंने कहा हम शुरू करते हैं, वो है, वो पढ़ेंगे श्वसन, सॉरी,
वो क्या पढ़ेंगे बेटा, श्वसन एवं गैसों का विनिमय, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। और ये जो टॉपिक अपने पास में, अगर मैं बात करूं, अगर किसी बुक में पढ़ना हो इसको डिटेल, अगर बुक में पढ़ना है तो मैंने कहा कि इसको हम पढ़ेंगे, सॉरी, इसको हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी में, और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। और ये जो अभी जो फिलहाल रहेगा वो रहेगा अपने पास में लेसन नंबर 14। अभी हाल फिलहाल जो बुक में जो चल रहा है वो कौन सा बेटा, लेसन नंबर 14। तो अपन इसको देखेंगे, एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी का लेसन नंबर 14 है, जिसमें है श्वसन एवं गैसों का विनिमय। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, हम बात करें कि श्वसन एवं गैसों का विनिमय, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि श्वसन ये है क्या। बात करें कि श्वसन है क्या, तो देखो, श्वसन मानव शरीर में, श्वसन जो है मानव शरीर की एक प्रक्रिया है। श्वसन जो है वो मानव शरीर की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, इस प्रक्रिया में होता यह है कि वायुमंडल से O2 जो है वो शरीर के अंदर ली जाती है, शरीर में O2 ली जाती है, और शरीर से इसके बदले में CO2 जो है वो मुक्त की जाती है। ये ग्रहण की जाती है और ये मुक्त की जाती है। तो श्वसन को हम केवल इसी में समेट लें, केवल यहीं पर अगर समेट लें कि ऑक्सीजन का शरीर के अंदर लेना और CO2 का बाहर करना, यहीं पे अगर हम श्वसन को देख लें, अगर इसी को केवल श्वसन मान लें तो ये हमारे लिए अधूरी चीज रहेगी। तो श्वसन केवल O2 और CO2 का आदान प्रदान नहीं है। श्वसन क्या है एक बार देखेंगे। श्वसन की प्रक्रिया जो है, इसमें होता क्या है, O2 जो है मैंने कहा कहाँ जाएगा बेटा, शरीर में, शरीर में O2 गया और इसके बदले में क्या आया बेटा, CO2। पर सवाल ये कि शरीर में जो ऑक्सीजन गई है वो शरीर में जाने वाली ऑक्सीजन का आगे होता क्या है। तो देखो, ऑक्सीजन शरीर में गई, शरीर का मतलब ये सबसे पहले जाती है ऑक्सीजन कहाँ पे, फेफड़ों में। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भेजा जाता है किसमें बेटा, रक्त में। रक्त से इसको भेजा जाता है किसमें, ऊतक में। और ऊतक में जब पहुंचती है तो एग्जैक्ट ये कहाँ पहुंचती है बेटा, कोशिका में। और जब कोशिका में जब ये ऑक्सीजन पहुंचती है तो इस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, इस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है भोजन का क्या करने में बेटा, ऑक्सीकरण करने में। और भोजन का ऑक्सीकरण करने में मतलब कि ग्लूकोज का अपने को क्या करना है, ऑक्सीकरण। और जब भोजन का ऑक्सीकरण करने में जब इसका उपयोग करेंगे तो भोजन के ऑक्सीकरण के दौरान इससे क्या होगा, भोजन के ऑक्सीकरण होने पर CO2 पैदा होगी, साथ में H2O पैदा होगा, और साथ में एक जो विशेष जो मॉलिक्यूल है जो पैदा होता है उसका नाम क्या है, ATP। तो इन कहने का मतलब कि जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर यानी कि फेफड़ों में आई, फेफड़ों से रक्त में, रक्त से ऊतक में, ऊतक से कोशिका में पहुंची, और कोशिका में पहुंचने के बाद उस ऑक्सीजन का उपयोग किया भोजन का ऑक्सीकरण करने में। और भोजन का ऑक्सीकरण किया है, तो भोजन का ऑक्सीकरण करने पर यानी कि सीधी भाषा में कहूं, भोजन का मतलब यहां आप इसे पकड़ के रखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज जब भोजन का ऑक्सीकरण करेंगे, जब इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा तो एक तो CO2 पैदा होगी, दूसरा जल पैदा होगा, और मैंने कहा तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो मोलिक्यूल अपने पास में जैव अणु है वो है ATP। और आप सबको पता है कि ATP जो है इसे हम किसके रूप में जानते हैं बेटा, इसे जैविक मुद्रा के रूप में जानते हैं, इसे बायोलॉजिकल करेंसी के रूप में जानते हैं। यानी कि ATP खर्च करेंगे तो भाई हम बहुत सारे काम करते हैं। ATP जो बनी है, जिस ATP का निर्माण हम कोशिका के अंदर कर रहे हैं, वही ATP हमें जितने जो काम होते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप अभी जाग रहे हैं, मैं बोले जा रहा हूँ, आप सुने जा रहे हैं, आप बीच में अदर एक्टिविटीज कर रहे लिख रहे हैं, मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये जितने जो काम है ना जो शरीर कर रहा है, इन सभी क्रियाओं को, इन सभी कामों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें अगर कोई देता है, कोई अणु अगर देता है, तो वो अणु कौन सा बेटा, ATP अणु है। इस वजह से हम ATP को क्या कहते हैं, जैविक मुद्रा कहते हैं। भाई जीवों की यही करेंसी है,
जेब में पैसा है, खर्च करेंगे, जिंदगी चलती है। और हमारे शरीर में ये, अगर ये वाली मुद्रा है, ये वाली करेंसी है एटीपी, तो इसको खर्च करेंगे तो हमारा शरीर चलेगा। जब ऊर्जा ही नहीं होगी शरीर में, जब एटीपी नहीं होगा, तो हम काम कैसे करेंगे? वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो देखो, मैंने कहा जब कोशिका में ऑक्सीजन पहुंची तो भोजन का क्या हुआ बेटा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने पर क्या बना? CO2 H2 एटीपी। एटीपी का यूज कर लिया जाएगा काम करने में, यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने में। जल है वो शरीर में, कोशिका में वहीं रह जाना है, जहां बना है वहीं बन जाए, रह जाएगा, क्योंकि कोशिकाओं में H2O का उपयोग होता रहता है। बच गई CO2। CO2 जो है ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है, तो ये हमारे शरीर के लिए क्या होती है बेटा? अपशिष्ट गैस होती है, या मैं कहूँ कि ये हमारे शरीर के लिए कैसी गैस होती है? हानिकारक। या मैं कहूँ कि ये हमारे शरीर के लिए कैसी होती है बेटा? अनावश्यक। जो CO2 भोजन के ऑक्सीकरण के दौरान बनी है, वो CO2 अपशिष्ट गैस के रूप में होती है, हानिकारक गैस के रूप में होती है, अनावश्यक गैस के रूप में होती है। और जब ये अनावश्यक है, किसी काम की है ही नहीं, तो फिर अब इसका क्या किया जाएगा? कोशिका इस CO2 को कोशिका किसको भेजेगी? ऊतक को। ऊतक इस CO2 को किस में डालेगा? रक्त में। रक्त इस CO2 को कहाँ लेके आएगा? फेफड़ों में। और फेफड़ों से ये CO2 जो है बाहर कहाँ आ जाएगी बेटा? वायुमंडल में। यानी कि ये जो प्रक्रिया है ना, ऑक्सीजन का फेफड़ों, रक्त, ऊतक, कोशिका तक पहुंचना, और कोशिका में उसका उपयोग करके उसके बदले में CO2, बनी हुई CO2 को वापस से कोशिका, ऊतक, रक्त और फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकालना, ये यहां से यहां तक जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है बेटा? श्वसन के अंतर्गत आती है। ये पूरी प्रक्रिया श्वसन के अंतर्गत आती है। तो अगर अब श्वसन की प्रक्रिया को देखें, श्वसन की प्रक्रिया को देखें तो देखो क्या है? ऑक्सीजन का फेफड़ों में आना और फेफड़ों से CO2 का बाहर निकलना। लेकिन फेफड़ों के बाद में, जब फेफड़ों के पास में जब O2 आती है, तो इस O2 को फेफड़ों से कहाँ भेजा जाता है? रक्त में। अगर फेफड़ों से, अगर रक्त के अंदर O2 को भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ चल रहा है विनिमय। विनिमय का मतलब कि इधर फेफड़ों ने रक्त को O2 दी है, यहाँ तो गया O2, और इसके बदले में रक्त ने फेफड़ों को क्या दिया बेटा? CO2। तो यानी कि यहाँ फेफड़ों और रक्त के बीच में, फेफड़ों के और रक्त के बीच में क्या चल रहा है? O2 जा रही है, CO2 आ रही है, मीन O2 दिया जा रहा है, CO2 लिया जा रहा है। तो ये क्या चल रहा है बेटा यहाँ पे? ये चल रहा है विनिमय। ये क्या चल रहा है? विनिमय। और अगर विनिमय चल रहा है, तो हम टोपी क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन एवं गैसों का विनिमय। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, और उस श्वसन की प्रक्रिया में अपने को फोकस करना है, या तो ध्यान रखना है, वो गैसों का विनिमय भी देखना है। तो एक विनिमय तो यहां रहा। दूसरा, जब रक्त में O2 है, तो रक्त इस O2 को कहां लेके जा रहा है? ऊतकों के पास में। अगर रक्त जब O2 को ऊतकों के पास लेके जा रहा है, तो कहां से लेके जा रहा है? फेफड़ों से। रक्त में O2 आई तो फेफड़ों से उसको कहां भेजा जा रहा है? ऊतक में। और फेफड़ों से ऊतक में अगर O2 को लेके जाया जा रहा है, तो यहाँ क्या किया जा रहा है बेटा? परिवहन। सेम ऐसे ही, अगर यहाँ से कोशिका से CO2 अगर ऊतक में या कोशिका से CO2 अगर रक्त में आई है, तो रक्त उस CO2 को ऊतक से कहाँ लेके आएगा? फेफड़ों के पास में। ऊतक से कहाँ लेके आएगा? फेफड़ों के पास में। तो यहाँ भी एक बार फिर से क्या चल रहा है बेटा? परिवहन। किसका चल रहा है? गैसों का। इधर O2 का परिवहन चल रहा है, इस दिशा में CO2 का परिवहन चल रहा है। तो एक बार जब रक्त ऊतक के पास लेके जाता है, तो एक बार फिर से रक्त और ऊतक के बीच में क्या देखने को मिलेगा बेटा? अपने को देखने को मिलता है विनिमय। किसके बीच में? रक्त O2 ऊतक को देगा, और ऊतक CO2 रक्त में डालता है। एक बार फिर से ऊतक और रक्त के बीच में विनिमय देखने को मिलता है। और जब इससे आगे जैसे कोशिका में पहुंची, इससे आगे अगर बात की जाए, अगर इससे आगे देखें, तो इससे आगे कोशिका के अंदर जैसे क्या पहुंचती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का उपयोग किस में कर लिया जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण करने में। और भोजन का ऑक्सीकरण करने में उपयोग किया जाएगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण करके ना CO2 H2 एटीपी बनाई जाएगी। अब एक चीज जो मैं क्लियर करूं, वो देखो एक बार जो बात करें बच्चों, कोशिका के अंदर एक बार जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है, मैंने कहा जब इससे आगे, जब इस वाले सेक्शन में देखें, जब कोशिका के अंदर क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन। और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंचने के उपयोग कर लिया भोजन का ऑक्सीकरण करने में। तो यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग किया ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने में, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 H2 और एटीपी बनी है।
और मैं कहूं अगर इस प्रक्रिया को आपने कहीं पढ़ा है तो ये प्रक्रिया इस रूप में पढ़ा होगा आपने कि C6H12O6 प्लस O2, और ये रिएक्शन जो है आपने इस रूप में पढ़ी है H2 प्लस ATP, या इसकी जगह कहीं पर लिखा होगा एनर्जी। और यही जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को आपने क्या लिखा है, आपने कहीं पे पढ़ा है रेस्पायरेशन, या मैं कहूं तो इसको क्या कहा हमने, श्वसन। और वास्तव में ये जो अभिक्रिया, ये जो प्रक्रिया जो संपन्न होती है, तो ये कहाँ पे संपन्न होती है बेटा, कोशिका के अंदर। किसमें संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कोशिका के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन का ऑक्सीकरण करना, CO2 H2 और ATP बनाना, ये जो यहां से कोशिका के अंदर अंदर जो ये काम है, श्वसन का जो भाग है, श्वसन इस हिस्से को, श्वसन के इस हिस्से को किस रूप में जाना जाता है बेटा, कोशिकीय श्वसन के रूप में। इसे किस रूप में जाना जाता है, कोशिकीय श्वसन के रूप में। और कोशिका से बाहर ये जो है ऊतक से लेकर के और वायुमंडल के बीच का यहां से यहां तक का जो रीजन है, इस वाले पूरे रीजन को हम किस रूप में जानते हैं, इसे बाह्य श्वसन के रूप में जानते हैं। तो बाह्य श्वसन और दूसरा कौन सा बेटा, कोशिकीय श्वसन। और बाह्य श्वसन और कोशिकीय श्वसन जो है, ये दोनों श्वसन की प्रक्रिया की भाग है। कोशिकीय श्वसन केवल कोशिका के अंदर होता है और बाह्य श्वसन कोशिका से बाहर देखने को मिलता है। और कोशिकीय श्वसन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शामिल होती है, जबकि बाह्य श्वसन के अंदर कौन कौन सी चीजें, मैंने कहा विनिमय, परिवहन, और एक ये जो है फेफड़ों के अंदर O2 का आना और फेफड़ों से CO2 का बाहर निकलना, मीन वायुमंडल से फेफड़ों में O2 जाना, फेफड़ों से वायुमंडल में CO2 का आना, इस घटना को हम कहते हैं श्वास लेना, या इसे कहा जाता है ब्रीथिंग, या इसे क्या कहा जाता है बेटा, ब्रीथिंग। अब अगर मैं इस पूरी प्रक्रिया को जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, अगर इस पूरी प्रक्रिया को अगर मैं देखूं, पूरी प्रक्रिया को, तो मैं ये कह सकता हूं कि मानव में जो श्वसन जो है, इस श्वसन की प्रक्रिया इन पदों में संपन्न होती है, यानी कि ये पद संपन्न होंगे। कौन कौन से, देखो पहला तो जो है वो कौन सा है, पहला है अपने पास में श्वासन, यानी कि श्वास लेना, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं ब्रीदिंग। नंबर 2, दूसरा है विनिमय। दूसरा क्या है बेटा, विनिमय। और इसको पूरा लिखे तो ये रहा, दूसरा गैसों का विनिमय। दूसरा पद क्या है बेटा, गैसों का विनिमय। लेकिन गैसों की जब विनिमय की बात की जाएगी तो विनिमय दो जगह पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे, एक विनिमय जो होगा वो तो होगा कूपिका और रक्त के मध्य, और जो दूसरा जो विनिमय देखने को मिलेगा वो रक्त और ऊतक के मध्य। पहला जो विनिमय देखने को मिलेगा वो कहां देखने को मिलेगा, कूपिका और रक्त। अब आप कहेंगे कूपिका कहां से आ गई, तो भाई तुमने टॉपिक वैसे तो पढ़ ही रखा होगा, फेफड़े जिनमें कूपिका पाई जाती है, जिन्हें वायु कूपिका ही पाई जाती है, तो फेफड़े और रक्त के मध्य में, और दूसरा जो होगा वो रक्त और ऊतक के मध्य में। और अगला जो पद है वो है गैसों का परिवहन। अगला जो पद है वो क्या है बेटा, गैसों का परिवहन। और उसके बाद में अपने पास में जो आता है वो आता है भोजन का ऑक्सीकरण। और अगर इस पद को देखा जाए भोजन का ऑक्सीकरण, तो मैंने कहा इस पद को हम इस रूप में जानेंगे, किस रूप में, इसे हम जानेंगे कोशिकीय श्वसन के रूप में। किसके रूप में, कोशिकीय श्वसन, या जिसे हम कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के रूप में। तो इस तरीके से अगर बात करें पूरे श्वसन प्रक्रिया की, तो मनुष्य के शरीर में जो श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, अगर मैं उसको लेके चलूं, अगर उसको एक एक चीज अगर देके चले, तो श्वसन की प्रक्रिया इन पदों में संपन्न होने वाली है। कैसे, मैंने कहा सबसे पहले श्वसन, श्वास लेना। नंबर 2 पे है गैसों का विनिमय। तो गैसों का विनिमय एक बार तो कहाँ होगा, कूपिका और रक्त के बीच में, और दूसरा होगा रक्त और ऊतक के बीच में। और जब गैसों का विनिमय जब कूपिका से रक्त में हो जाता है, मीन जब ऑक्सीजन रक्त के अंदर आ जाती है, तो रक्त से कहाँ पहुंचेगी, ऊतक में। तो
तो ये क्या चल रहा है, गैसों का परिवहन। और जब ऊतक से रक्त में CO2 आती है तो रक्त उसको लेके कोशिका के पास में आता है, तब क्या चल रहा है, तब CO2 का परिवहन। और ऑक्सीजन जब पहुंचती है ऊतक में, कोशिका में, तो वहां भोजन का क्या करेगी वो, ऑक्सीकरण, और कहेंगे कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से अपने पास में ये श्वसन की प्रक्रिया है, यह श्वसन का काम है। अब यहां से एक चीज समझ में आ गई होगी, यहां से एक चीज, एक छोटी सी बात ना वो समझ में आ गई होगी, समझ में ये आनी चाहिए कि श्वसन की आवश्यकता, हमें इस बात को अगर हमने पढ़ा है, थोड़ा अगर ध्यान दिया हमने, तो हम इस बात को समझ गए होंगे कि श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। मानव की बात की जाए तो मानव में श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपने देखा, मैंने कहा सबसे पहले श्वसन की आवश्यकता इस वजह से भाई, क्योंकि अपने को क्या करना है, कोशिकीय श्वसन करवाना भाई अपने को। अपना जो मेन मोटो जो है वो क्या है, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन का मतलब सीधी सीधी भाषा में कहूं तो कोशिकीय श्वसन का मतलब ये है, क्या बेटा, एटीपी का निर्माण करवाना अपने को। क्या करवाना है, एटीपी का निर्माण। और एटीपी के निर्माण की बात करूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे भोजन का क्या करवाना है बेटा, ऑक्सीकरण। क्या करवाना मुझे, भोजन का ऑक्सीकरण। और भोजन का ऑक्सीकरण करूंगा, करवाएंगे तभी तो एटीपी का निर्माण होगा। तो इसका मतलब क्या है कि भोजन का ऑक्सीकरण करना या एटीपी का निर्माण करवाने के लिए क्या करवाना, ऑक्सीजन प्राप्त करना, ऑक्सीजन प्राप्त करना। इस ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ना पड़े, ऑक्सीकरण करने की आवश्यकता ना पड़े, एटीपी बनाने की आवश्यकता ना पड़े, तो फिर हम क्यों माथा फोड़ी करें भाई। हमारा शरीर क्यों वायुमंडल से ऑक्सीजन लेगा, उस ऑक्सीजन को लेकर के रक्त में डालेगा, और रक्त में वो परिवहन होके ना ऊतक के पास पहुंचेगी, कोशिका के पास पहुंचे, और वहां जाके वो काम ही ना आए, मतलब ही क्या है फिर। और हमारा तो जिंदगी टिका ही इस बात पे है, जो चीज काम आई उसको लेंगे, जो नहीं आई उसको छोड़ेंगे। हमारा गौर तो उन्हीं बातों पे होता है कि जो चीज काम की है वो अपनी, जो अपने काम की नहीं उसको दूर हटा देते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे काम की है, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन किस लिए काम की, क्योंकि इसका उपयोग हम भोजन का ऑक्सीकरण करने में करेंगे, और भोजन का ऑक्सीकरण करने में करेंगे तो एटीपी का निर्माण होगा, और एटीपी का निर्माण होगा तो हम काम करेंगे, सारा दिन हम काम कर पाएंगे। और कुछ ना तो कम से कम बकबक करेंगे, तब भी हमें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा चाहिए तो हमें एटीपी का निर्माण करवाना ही पड़ेगा। इसका मतलब एटीपी का निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन प्राप्त करनी होगी। और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा, हमें श्वसन करने की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 2, इसका विपरीत देख ले, ये रहा, जब भोजन का ऑक्सीकरण करेंगे तो CO2 उत्पादित होगी, यानी कि इसके ऑक्सीकरण के दौरान क्या उत्पादन होगा बेटा, CO2 का उत्पादन होगा। और CO2 का उत्पादन होगा तो मैंने कहा कि CO2 हमारे शरीर के लिए क्या होती है बेटा, हानिकारक होती है। अब जो CO2 हानिकारक है, सॉरी, जो CO2 हानिकारक है तो उस CO2 को बाहर मुक्त करना होगा। तो श्वसन की आवश्यकता है CO2 को मुक्त करने के लिए। तो यानी कि ये रहा, क्या करने के लिए बेटा, CO2 को मुक्त करना है। इसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा, श्वसन की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी हमें श्वसन की आवश्यकता होती है। तो मोटी मोटी भाषा में बात करें तो श्वसन की जो आवश्यकता है, वो श्वसन की आवश्यकता भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए, एटीपी का निर्माण करने के लिए, O2 प्राप्त करने के लिए, और CO2 जो उत्पादित हुई है हानिकारक, उसको CO2 को बाहर वायुमंडल में मुक्त करने के लिए, इन सभी कामों के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता होती है। और भाई, हाँ चल रहा है ठीक है, सॉरी, हमें इनकी आवश्यकता होती है। चलिए अब हम बात करें कि मैं यहाँ पे एक ये देखने वाला हूं मैं, हम या देखने वाले हैं एक टॉपिक अपने पास में। सबसे पहले वो परिचय की बात करते हैं हम अभी तक, अब हम बात करते हैं श्वसन अंग। श्वसन अंग, श्वसन अंग का मतलब कि वे अंग जो हमारे ऑक्सीजन यानी कि अंदर लेने और CO2 को बाहर छोड़ने में जो मदद करते हैं, उन्हें हम श्वसन अंग कहते हैं। उनको श्वसन अंगों के रूप में जानेंगे। तो हमें देखना यह है कि
जीवों के अंदर, मनुष्य में तो हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य में अगर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मनुष्य में यदि ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो वो फेफड़ों में जा रही है, और CO2 बाहर है तो फेफड़ों से बाहर आ रही है। और फेफड़ों के पास, यानी कि फेफड़े जो है ना वो स्थान है जहां से ऑक्सीजन फेफड़ों से निकलकर रक्त में कूदती है और रक्त की CO2 फेफड़ों के अंदर आती है। यानी कि फेफड़े वो माध्यम है, वो जगह है जहां वायुमंडल की O2 भरती है, जहां रक्त से आने वाली CO2 भरती है। जब बाहर से O2 भरी है उसको तो रक्त में फेंक दिया जाएगा, और जो रक्त में से जो CO2 आके भरी है उसको बाहर वायुमंडल में फेंक दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फिर हम ले दे के हम बात करें तो हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन और CO2 को अगर ले जाने के लिए, CO2 को बाहर निकालने के लिए कोई अंग है, अगर कोई अंग है, तो मैं मनुष्य की बात करूं, मैं मानव की बात करूं, तो मनुष्य में तो मैं इसकी चर्चा कर ही रहा हूं कि मनुष्य में श्वसन अंग के रूप में अगर कोई होगा तो वो कौन होंगे बेटा? फेफड़े, या जिन्हें हम क्या कह रहे हैं बेटा? लंग्स। इसको तो मैं यही लिख लेता हूं मैं। लेकिन मैं, हम इस बात को जानना चाह रहे हैं कि मनुष्य में तो फेफड़े पाए जा रहे हैं, चलो मान लिया, लेकिन मनुष्य के अलावा अन्य जो जीव बचते हैं, अन्य जो जंतु बचते हैं, उन जंतुओं के अंदर श्वसन अंग कौन से होंगे? यानी कि जिन अंगों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम O2 और CO2 का परिवहन कर सकते हैं, जहां O2 और CO2 का आदान प्रदान हो सकता है, कि जिन अंगों के माध्यम से हम गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं, कोई जीव O2 ले सकता है और CO2 को बाहर निकाल सकता है। हम उन अंगों की बात करने वाले हैं, उन अंगों को देखें। तो देखो, मैं यह कुछ जीवों की चर्चा करने वाला हूं, किन जीवों में किस प्रकार के अंग पाए जाते हैं। देखो बेटा, श्वसन अंग के रूप में सबसे पहले जो अपने पास जो भाग आएगा वो आएगा शरीर की सतह। सबसे पहला जो अंग है वो कौन है बेटा? शरीर की सतह, बॉडी सरफेस, कि O2 अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। ये केवल किससे काम चल जाए? बॉडी सरफेस से काम चल जाए। कि शरीर की जो बाह्य त्वचा है, एपिथेलियम जो लेयर है, या मैं कहूँ सबसे भारी जो कोशिकीय परत है, उस लेयर के द्वारा ही, वो लेयर ही आसानी से अपने में से O2 को अंदर जाने दे और अपने में से CO2 को बाहर आ जाने दे। यानी कि त्वचा है, उसमें से O2 अंदर गई, सीधे ऊतकों के पास पहुंची, ऊतकों में बनी हुई CO2 त्वचा के पास में ही, त्वचा उसको बाहर निकाल दिया। तो यानी कि हम क्या कहें कि शरीर की सतह, जो शरीर की सामान्य सतह है, इसके द्वारा अगर हम श्वसन देखें, तो अगर मैं कहूं कि शरीर की सतह से अगर O2 सामान्य अंदर जा रही है, O2 CO2 बाहर आ रही है, तो मैं यह कह सकता हूं कि शरीर की सतह से अगर जब भी O2 और CO2 का आदान प्रदान होगा तो वो प्रक्रिया सबसे आसान होगी, सबसे सिंपल होगी, और वो प्रक्रिया जिस विधि के द्वारा होगी उस विधि का नाम क्या होगा? साधारण विसरण विधि। कौन सी विधि होगी बेटा? साधारण विसरण विधि। यानी सीधी सी बात है, अगर मैं ये कहूं कि ये अपने पास में शरीर की बाह्य त्वचा है और यहाँ इसके पास में मैं कहूं कि ये ऊतक है, और कुछ नहीं करना है, बाहर वायुमंडल से इस त्वचा के माध्यम से त्वचा को क्रॉस के O2 अंदर चली जाए और इसी को क्रॉस करके बाहर CO2 आ जाए, तो त्वचा से O2 और CO2 का आदान प्रदान चल रहा है, श्वसन की प्रक्रिया चल रही है, और यहाँ जो चल रहा है वो किसके माध्यम से चल रहा है? साधारण विसरण से। मेन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रही है, और उच्च से निम्न की ओर CO2 आ रही है। बाहर से अंदर O2 गई, अंदर से बाहर CO2 आई। अगर इस तरीके से देखें तो कौन कौन से जीव हैं जिनमें पाया जाता है? तो वो जीव अपने पास में जो है, जो जंतु हैं, वो ये है अपने पास में। कौन कौन से? सबसे पहले अपने पास में स्पंज। और स्पंज की अगर मैं बात करूं तो स्पंज का मतलब ये है कि कौन से जंतु बेटा? पोरीफेरा के सदस्य। ये अपने पास में है संघ, कौन सा बेटा? पोरीफेरा। दूसरे जो सदस्य हैं कि दूसरे जो जीव हैं वो है सिलेंट्रेटा के। तो सिलेंट्रेटा के जो सदस्य हैं इनमें भी बाह्य त्वचा के द्वारा, मैं कहूँ कि शरीर की सतह के द्वारा साधारण विसरण विधि से O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। और तीसरे जो होते हैं जिनको हम कहते हैं चपटे कर्मी। और चपटे कर्मी का मतलब सीधी सीधी भाषा में इनको हम कहते हैं फित्ता कर्मी। कौन से कर्मी बेटा? फित्ता कर्मी। और फित्ता कर्मियों की अगर बात की जाए तो इनको हम रखते हैं, अगर संघ की बात की जाए तो इनका नाम हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथीस। संघ का नाम हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथीस। तो एक बार देखें, मैंने कहा शरीर की जो सतह है इससे साधारण विसरण विधि से अगर किसी जीव में होगा तो स्पंज पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा के सदस्य, सिलेंट्रेटा, संघ प्लेटी हेलमिंथीज, जिसके सामान्य सदस्यों को चपटे कर्मी या फित्ता कर्मी कहा जाता है। ये इसका एक एग्जांपल है, फित्ता कर्मी। तो ये चपटे कर्मी है, फित्ते रूप में जो कर्मी पाई जाती है उनमें प्लेटी हेलमिंथीज संघ के सदस्यों में पाया जाता है। पहला शरीर का अंग तो ये है। बात करते दूसरे की। दूसरा शरीर का जो अंग है वो अपने पास में आद्र क्यूटिकल।
दूसरा कौन है बेटा? आर्द्र क्यूटिकल। और आर्द्र क्यूटिकल जो है मतलब कि सीधी भाषा में कहूं तो कौन है बेटा? त्वचा। त्वचा के ऊपर क्यूटिकल के एक आवरण पाया जाता है। ये सबसे बाहर जो परत एक पाई जाती है जिसको हम क्यूटिकल आवरण कहते हैं। और क्यूटिकल आवरण जो वो भी कैसा है बेटा? आर्द्र प्रकार का है। तो आर्द्र प्रकार का क्यूटिकल जो आवरण है इसके द्वारा अगर किसी में श्वसन की क्रिया होती है तो वो हमारे पास में दो एग्जाम्पल हैं जो अपने को याद रखने हैं। एक केंचुआ और दूसरा मेंढक। अब जस्ट थोड़ी देर बाद में अगले एग्जाम्पल में देखने वाले हैं कि जो मेंढक जो है ना, इस मेंढक में आर्द्र त्वचा के द्वारा ही श्वसन की क्रिया नहीं होती है। मेंढक में फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन की क्रिया होगी। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे कि संघ कोर्डेटा के सदस्य और संघ कोर्डेटा के सदस्यों में बात करेंगे उभयचर प्राणियों की, सरीसृप की, एविज और मैमेलिया। सीधी भाषा में उभयचर प्राणी का मतलब एम्फीबिया के सदस्य यानी उभयचर प्राणी, रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप, उसके बाद में एविज यानी कि पक्षी, और मैमेलिया यानी कि स्तनधारी प्राणी जिसमें हम शामिल होते हैं स्तनधारियों में। तो इस अंदर जो श्वसन अंग जो पाए जाएंगे वो फेफड़े पाए जाएंगे। चर्चा करेंगे थोड़ी देर में आगे। नंबर 3 पे जो तीसरा जो भाग अपने पास में है वो है श्वसन नलिका। और देखो भाई इसको थोड़ा याद रखने ला। श्वसन नलिका, मैंने कहा श्वसन नलिका है, इसको जरूर याद रख लेना। और श्वसन नलिका के द्वारा, श्वसन श्वास नलिकाओं के द्वारा अगर किसी में श्वसन की क्रिया पाई जाती है तो वो जंतु अपने पास में कौन है बेटा? कीट। कीटों में श्वसन नलिकाओं के द्वारा, या मैं कहूँ कि श्वसन नलिका के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। अगला है नंबर 4 पे जो है वो है क्लोम। वो क्या है बेटा? क्लोम, या जिन्हें हम क्या कहते हैं? गिल्स, या जिनको हम क्या कह सकते हैं बेटा? गलफड़े। अगर इनकी बात की जाए तो ये कौन कौन से? ये क्लोम्स जो होते हैं ये पाई जाते हैं किस किस में बेटा? ये जलीय आर्थ्रोपोडा में पाई जाते हैं, यानी कि जलीय आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में। नंबर 2 पे हमारे पास में मोलस्का के सदस्य हैं। और उसके बाद में जलीय स्तनधारी, सॉरी सॉरी सॉरी, स्तनधारी नहीं भाई। उसके बाद में जो तीसरे जो सदस्य हैं जिनमें पाया जाता है वो है अपने पास में जलीय कोर्डेट्स। और जलीय कोर्डेट्स में अगर मैं सीधी बात करूं तो जलीय कोर्डेट्स में सीधा सीधा मुझे किसको लिख लेना चाहिए बेटा? मछलियों को लिख लेना चाहिए। तो क्लोम, गिल्स या गलफड़े जो है जलीय आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में पाई जाते हैं, मोलस्का के सदस्यों में पाई जाते हैं। जलीय कोर्डेट्स हैं या मछलियां जो हैं, जलीय कोर्डेट्स का मतलब मछलियां, तो इन मछलियों में पाई जाते हैं। तो क्लोम, गिल्स और गलफड़े है, गिल्स है या गलफड़े, इनकी श्वसन जो होता है जलीय आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जलीय कोर्डेट्स है यानी कि मछलियां हैं, इनमें पाई जाती है। और नंबर 5 बच गया जो अपने पास में, जो पांचवी जो अपने पास अंग है वो कौन है बेटा? फेफड़े। और फेफड़ों को हम क्या कह रहे हैं बेटा? लंग्स। और अगर लंग्स की बात की जाए ये किस किस में पाई जाते हैं तो ये रहा, मैं यहां लिख देता हूं मैं क्या, इसमें ये जो पाई जाते हैं ये विशेषता है संघ कोर्डेटा के सदस्यों की। लेकिन सारे संघ कोर्डेटा के सदस्य नहीं, कोर्डेटा के सदस्य हैं कौन कौन से हैं? वो ये रहे, उभयचर। और उभयचर प्राणियों में मैं यह लिख देता हूं मेंढक। और मैंने अभी तो कहा था कि मेंढक को हम यहां भी पढ़ेंगे, और मेंढक का एग्जाम्पल हम किस में पढ़ेंगे? फेफड़ों के द्वारा श्वसन करने का काम भी करेगा। तो उभयचर यानी कि मेंढक। उसके बाद में अपने पास में कौन आते हैं? सरीसर्प। सरीसर्प के बाद में अपने पास कौन आते हैं? जितने पक्षी हैं सब में। और उसके बाद में आते हैं अपने पास में स्तनधारी। और स्तनधारी में अगर बात की जाए तो किसको भी शामिल कर लेते बेटा अपन? मनुष्य को भी शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जीव हैं इन जीवों के अंदर इस प्रकार से ये श्वसन अंग पाई जाती है। ऐसे ही एक बार वापस से देख लेते हैं। मैंने कहा शरीर की सतह के द्वारा, जब भी शरीर की सतह से अगर सॉरी श्वसन हो रहा है तो वो साधारण विसरण विधि से होगा। और ऐसा अगर किसी सदस्य में पाई जाएगा तो स्पंज यानी कि संघ पोरीफेरा के सदस्य, संघ सिलेंट्रेटा के सदस्य, संघ प्लेटी हेलमिंथीज जिसको हम चपटे कर्मी या फित्ता कर्मी भी कह रहे हैं, इनमें पाया जाना है। नंबर 2 पे अगली बात करें, आर्द्र क्यूटिकल जो त्वचा है वो केंचुआ और मेंढक में पाया जाता है। श्वसन नलिका के द्वारा जो होगा तो कीटों में, क्लोम, गिल्स या गलफड़ों के द्वारा होगा तो जलीय आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के सदस्य और जलीय कोडेट्स यानी कि मछलियों में पाया जाएगा। और अगर बात की जाए फेफड़ों की
तो फेफड़े हैं, लंग्स के द्वारा अगर श्वसन की क्रिया होगी तो संघ कोडेटा के सदस्य, और ये जो सारे सदस्य हैं ना, ये रखे जाते हैं किसमें? इन सबको रखा जाता है महावर्ग टेट्रापोडा में। यानी कि टेट्रा का मतलब चार, पोडा का मतलब है पाद, यानी कि ऐसे जंतु जिनमें चलने के लिए चार पाद पाए जाते हैं। तो वेचर यानी कि मेंढक, वो में भी पाई, सॉरी 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 सॉरी, सरीसृप यानी कि रेंकर चलने वाले प्राणियों में भी पाई जाती है, छिपकली जैसे प्राणियों में, सांप में नहीं पाई जाते, सॉरी। पक्षी है उनमें पाई जाएंगे, स्तनधारी है इनमें पाई जाएंगे। तो इन सभी के अंदर ये जो सारे टेट्रापोडा के जो सदस्य हैं, महावर्ग टेट्रापोडा के जो सदस्य हैं, वर्ग उभयचर, वर्ग सरीसृप, वर्ग पक्षी, वर्ग स्तनधारी, इन सबके सदस्यों में श्वसन की क्रिया जो होगी वो किसके माध्यम से होगी? फेफड़ों के माध्यम से। और देखो भाई, मैं अभी जिस टॉपिक की चर्चा कर रहा हूं ना, मैं यहां से एक सवाल पूछा जाता है, मैं यही बताता हूँ। देखो, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ना यहाँ से, वो पता है किसका बनता है? वो बनेगा मिलान वाला। कौन सा बनेगा बेटा? मिलान वाला बनेगा। और मिलान वाला कैसे? इधर तो रख दिए जाएंगे, एक तरफ तो रख दिए जाएंगे श्वसन अंग, एक तरफ क्या रख दिए जाएंगे बेटा? श्वसन अंग। और ये सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में रख दिए जाएंगे जंतु। जो कॉलम बी या सेक्शन बी जो होगा उसमें क्या रख दिए जाएंगे? जंतु। और फिर इधर श्वसन अंग है, जंतु हैं, मैच करवा के नीचे कॉम्बिनेशन पूछ ले जाएगा। बोलिएगा, ए बी सी और जो डी है, कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा मैच सही है? तो मैच वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से कई बार पूछा गया है, और बनता भी है, बड़ा साफ सुथरा बनता है, और सवाल को देखने में और सही करने में मजा भी आता है। तो जो क्वेश्चन जो है ना मैचिंग वाला, मिलान वाला, वो यहाँ से पूछा जाना है। और श्वसन अंग जो है वो इम्पोर्टेंट भाई, अपने को देखना भी है। चलो, तो ये तो था बेसिक चीज की, यहाँ से ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं। चलो, मैंने कहा कि हम जंतुओं में इतने सारे, यानी कि जंतुओं में श्वसन अंग की बात कर रहे हैं, तो अब जो अपने को बात करनी है ना, वो बात करनी है किसमें? मानव में। तो और मानव में क्या पढ़ना अपने को? मानव में पढ़ना है, मानव में मैं श्वसन अंग, या बात करूं श्वसन अंग की जगह किसकी बेटा? श्वसन तंत्र को। तो हम जो पढ़ेंगे ना, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मानव में श्वसन अंग, या मैं कहूं कि श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र की क्या पढ़ेंगे बेटा? संरचना। श्वसन तंत्र की क्या पढ़ेंगे? संरचना। और संरचना के साथ साथ इसके जो अंग हैं, उन अंगों की बात करेंगे कि मानव श्वसन तंत्र जो है, इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, श्वसन तंत्र बनाने वाले अंग कौन से हैं, उनकी संरचना क्या है और कैसे बनता है। तो आज का जो टॉपिक है, इस क्लास का टॉपिक है, मैं उसको यही खत्म कर रहा हूँ। और मैंने कहा जो अगली जो क्लास, अगले जो सेक्शन में, जो क्लास में जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे क्या बेटा? मानव में श्वसन अंग या श्वसन तंत्र, और इसकी पढ़ेंगे अपने संरचना, इसके अंगों की बात करेंगे, कौन सा अंग क्या काम करता है, कैसे पाया जाता है, किसके साथ जुड़ा होता है, किसकी क्या विशेषता है, इन सभी को हम देखेंगे। जुड़े रहिए। देखिए, आप, मेरा मानना है कि थोड़ा पढ़िए पर अच्छा पढ़िए, आराम से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, वो चीज़ हमारे काम की होती है। थोड़ा सा शुरुआत है तो आप लोगों की हो सकता है कि समझने में थोड़ी समस्या हो, भाषा का हो सकता है, सुनने का बोलने का फ़र्क हो सकता है, पर आप जुड़े रहेंगे तो मेरा मानना है कि मैं काफ़ी अच्छा समझा पाऊँगा, मुझे इतना तो विश्वास है, और आप अच्छा समझ पाएंगे। तो जुड़े रहिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश नहीं, आप बेहतर तरीके से समझेंगे। और ये कला मुझे बहुत बेहतर तरीके से आती है, आज की नहीं, काफ़ी साल पुराने हम इसमें, इस कला के साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ मिलकर इस कला को और निखारेंगे। तो जुड़े रहिए। और आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ अभी से। आप जिसमें भी कर रहे हैं अच्छा कीजिएगा। और मैंने कहा कि ये जो टॉपिक है हमारे पास में, जो पढ़ रहे हैं, जो यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने कहा कई सारे जितने जो एग्ज़ाम बताए थे उन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो मानो जो शरीर क्रिया विज्ञान है, ये हमारे लिए वैसे भी जानकारी रखना जरूरी है। वैसे पता होना चाहिए हमारा शरीर काम कैसे करता है। नहीं, जिस शरीर के साथ हम चल रहे हैं, जिस शरीर के साथ खेल रहे हैं, जिस शरीर को हम पाल पोस रहे हैं, तो उसकी जानकारी तो होना जरूरी है। तो इसकी जानकारी
हम देते हैं, आप ले जाइए और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।